आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मध्य एशिया का एक शासक जो कि तैमूर का वंशज था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसने जो है अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सत्ता को संभाला। और उसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि उर्दू का जो एक राजधानी हुआ करता था इस क्षेत्र में, इसका नाम था समरकंद। वह चाहता था कि इसको अपने कब्जे में लिया जाए और पूरे मध्य एशिया पर शासन किया जाए। और हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि 1494 से लेकर और 1511 ईस्वी तक उसने लगातार 4 बार जो है प्रयास किए, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि हर बार वह जीत तो जाता था, कुछ दिनों तक वहां शासन करता था, मगर मध्य एशिया का जो राजनीतिक परिदृश्य ऐसा था कि वहां जो है शक्तिशाली शासक जो है शासन करते थे, तो वह बार बार जो है समरकंद पर अधिकार करता और बार बार उससे समरकंद को वे लोग छीन लेते थे। अब जो है उसका ध्यान जो है जाता है इधर पूरब की तरफ, और पूरब में अफगानिस्तान का इलाका जो है, अफगानिस्तान देश पड़ता है। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि 1504 में इसने जो है अफगानिस्तान के काबुल और गजनी पर हमला किया और आसानी के साथ जीत गए। या यूं कहें कि उसको एक अस्थायी जमीन मिल गई शासन करने के लिए, और इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब जो है जब वो यहाँ पर शासन कर रहा था तो एक बार फिर जो है उसका इच्छा किया कि फिर से जो है हम समरकंद पर आक्रमण करें। तो चौथी बार देखिए, ये अंतिम आक्रमण था 1511 में। समरकंद को जीत तो लेता है, लेकिन एक साल के बाद 1512 में भागना पड़ता है। ये सब हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब उसके बाद जब यहाँ इसकी हार होती है तो उसने अपना ध्यान जो है पश्चिम की तरफ से हटाना शुरू कर दिया, हमेशा के लिए हटा दिया। और उसे खबर भी मिल रही थी कि भारत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। क्योंकि देखिए उन दिनों जो है ये भारत का अभी का नक्शा है, उन दिनों पाकिस्तान भी अपने भारत का ही अंग हुआ करता था। भारत में राजनीतिक परिस्थितियां जो थी इसमें कई छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे, और कुछ बड़े राज्यों का मैंने इस नक्शे में जिक्र किया है। जैसे कि दिल्ली में आप लोग को पता है कि उन दिनों लोधी वंश का शासन चल रहा था, सत्ता का केंद्र यही था। उसके बाद दक्षिण भारत की तरफ आइए तो 2 बड़े बड़े साम्राज्य थे। एक साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, जो कि टूट करके 5 भागों में विभक्त हो गया था। पांचों जो भाग है, पांचों जो राज्य थे बहमनी साम्राज्य के ऊपर मुसलमान शासक शासन कर रहे थे। एक हिंदू शासन चल रहा था। एक बड़ा साम्राज्य दक्षिण भारत में था, उसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इधर राजस्थान की तरफ आइए तो मेवाड़ में एक शक्तिशाली सम्राट थे जिनका नाम था राणा सांगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राणा सांगा के साथ भी
इसका संघर्ष होता है। लेकिन इन राज्यों की स्थिति ऐसी थी कि ये सब आपस में ही लड़ा करते थे। लड़ने का कारण यही था कि ये सभी राज्य अपने राज्य का सीमा विस्तार करना चाहते थे, अपने राज्य का सीमा को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इन एक दूसरे से इनकी कभी पड़ती नहीं थी और कभी ये ऐसा मौका भी नहीं छोड़ते थे कि अपने दुश्मन को हराने के लिए दूसरों की भी मदद ये कर दिया करते थे। अब ये चीज जो है बाबर को पता चला, है ना। लेकिन देखिए बाबर बहुत चतुर था, वह इतना बुद्धिमान था कि उसने पहले ये तय किया कि मैं भारत पर एकाएक आक्रमण नहीं करूंगा। पहले मुझे एक ये चीज देखना है कि भारत पर आक्रमण करने के पहले आक्रमण करने पर कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है उसको देखना है। और इसी क्रम में इसने क्या किया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है बाजौर और भेरा, ये दो क्षेत्र है ना। सबसे पहले इसने टारगेट इन दो क्षेत्रों को बनाया। ये 1519 की बात है। 1519 में इसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित इन दोनों क्षेत्रों पर आक्रमण किया और आसानी से कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करने के बाद वह वहां से चला गया, मतलब वहां पर रहा नहीं, उसको अपने क्षेत्र में मिलाया नहीं। फिर 1519 में ही उसने बाजौर और भेरा से आगे बढ़ करके इधर पाकिस्तान के क्षेत्र में पेशावर पड़ता है, पेशावर पर आक्रमण किया और उसको भी इसने बड़े ही आराम से, ठीक है। लेकिन फिर वहां से वह लौट जाता है, कहाँ? काबुल, जहाँ पर उसका स्थायी शासन चल रहा था। 1520 में इसने क्या किया कि बाजौर, भेरा, पेशावर सबको जीतते हुए यह सियालकोट तक पहुंच गया, जो कि पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है ना। इसको अपने कब्जे में ले लिया और 1524 वह साल है जब बाबर ने लगभग पूरा पंजाब जो है, लाहौर सहित पूरा पंजाब को अपने शासन क्षेत्र में ले लिया। एक बहुत बड़ा क्षेत्र अब इसके कब्जे में आ गया था। अब बारी थी भारत के अंदर घुसने की, है ना। और यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि जब सीमावर्ती क्षेत्रों में बाबर आक्रमण कर रहा था, जब बाबर आक्रमण कर रहा था तो यहाँ भारत के अंदर के जो राजा लोग थे, खास करके इब्राहिम लोदी जो दिल्ली में बैठा हुआ था, उसके सेनापतियों ने या यूं कहे कि कुछ दरबारियों ने आकर के उसको कहा कि हुजूर, मध्य एशिया का एक शासक है बाबर, वह अपने सीमावर्ती क्षेत्र तक के क्षेत्रों को अपने अधीन में कर लिया है। हो सकता है कि अगला निशाना दिल्ली हो उसका, कुछ कीजिए। लेकिन इब्राहिम लोदी हर बार यही कहता, देख लेंगे, दिल्ली जब आएगा तो देखा जाएगा, अभी से हमें जाने की क्या जरूरत है ना। इसीलिए इसको कहा गया है कि यह एक अयोग्य शासक। अगर एक अच्छा शासक, मजबूत शासक होता तो वह बाबर को सीमावर्ती क्षेत्र में ही रोक देता, लेकिन यह चैन की नींद खुदा रहा और इसी का फायदा। हाँ, एक चीज और, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत की तरफ से कुछ लोगों का निमंत्रण दिया गया,
है ना। कुछ लोगों का निमंत्रण भेजा गया था बाबर के पास कि आप आइए और आकर के इब्राहिम लोदी को हराइए। ये कौन कौन लोग थे बता रहे हैं। भारत में बाबर को आने का निमंत्रण यहाँ के लोगों ने दिया था। उनका नाम है, एक था दौलत खां। दौलत खां उन दिनों पंजाब का सूबेदार था और वह चाहता था कि इब्राहिम लोदी के जगह पर मैं सुल्तान बनूं, है ना। वह जलता था, वह चाहता था कि बाबर आए, उसको हराए और मुझे दिल्ली का सुल्तान बना दे। दूसरा था आलम खां, जो खुद इब्राहिम लोदी का, वह भी नहीं चाहता था कि इब्राहिम लोदी अब दिल्ली पर शासन करे। और तीसरा जो व्यक्ति था, अभी हमने बताया, इधर मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था राणा सांगा। इनका भी यही मत था कि बाबर आए, इब्राहिम लोदी को हराए और मुझे दिल्ली को दे दे। मैं दिल्ली को खुद अपने राज्य में मिला दूंगा, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि जैसे आप पढ़े हैं कि महमूद गजनवी जब आया था तो भारत पर उसने जो 17 बार आक्रमण किया था ना, 17 बार, 17 बार वह आया, धन लूटा, अपार धन लूटा और वापस अपने देश चला गया। यहाँ पर शासन नहीं। तो राणा सांगा भी यही सोचते थे, बाबर यहाँ शासन नहीं करेगा, वह सिर्फ यहाँ से धन लूटेगा, है ना। इस तरह से तो इब्राहिम को दिल्ली की धरती से हटाना चाहिए। अब पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ और बाबर के पास जो है 12,000 की सेना थी, मात्र 12,000 की, और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी, हजारों हाथी थे, घोड़े थे, लेकिन फिर भी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है। क्यों जानते हो? क्योंकि पहली बार भारत में बाबर के द्वारा तोप का प्रयोग किया गया था। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब हुआ था। उसमें आप उत्तर लिख सकते हैं कि तोप का प्रयोग सबसे पहले भारत में बाबर ने किया था और इस तोप के बदौलत बंदूकों का भी प्रयोग किया, तोप का भी प्रयोग किया और इन्हीं हथियारों के दम पर उसने पानीपत का युद्ध जीता। ठीक है, बंद। बाबर के पानीपत के इस प्रथम युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध प्रणाली विधि को प्रयोग में लाया था। ये प्रमा विधि क्या थी? तो जैसे आपने महाभारत को देखा है, अभिमन्यु को कौरव लोग कैसे चक्रव्यूह में फंसा करके मारते, तो ये एक तरह का चक्रव्यूह वाला युद्ध प्रणाली है ना। और इसी चक्रव्यूह में फंसा करके इब्राहिम लोदी की सेना को वह परास्त करता है। तोप चलाने में देखिए, इसके पास ढेर सारे तोप थे, तो तोप चलाने में जिस विधि का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम है उस्मानी विधि, है ना। तोपों को कैसे सजाना है, कहाँ रखना है, कैसे चलाना है, उस्मानी विधि एक ऐसी विधि जिससे दुश्मनों को अधिक से अधिक संख्या में मारा जा सकता
है ना। तो ये दो युक्तियां जो है पानीपत के युद्ध में बाबर ने इस्तेमाल किया, इसका फायदा उसको मिला। और ध्यान देने की बात है, देखिए ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि बाबर की सेना में तोपों का संचालन करने वाला व्यक्ति कौन था, प्रमुख व्यक्ति। उसका नाम था अली। जितने तोप युद्ध में प्रयोग किए गए थे, सारे तोपों को कहाँ लगाना है, इधर चलाना है, कब प्रयोग करना है, सारी व्यवस्था की देख रेख का जिम्मा अली नामक एक तुर्क सेनापति का है ना। और बंदूकों की कमान संभाली थी मुस्तफा नाम का एक व्यक्ति ने। मतलब ये दोनों प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने पानीपत के को जीतने में बाबर की मदद की थी। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। अगले क्लास में जो है पानीपत युद्ध से संबंधित और पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना की, स्थापना के बाद भी वह मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़ता है और तीनों युद्ध को वह जीतता है और पूरी तरह से मुगल वंश को भारत में स्थापित कर देता है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।